हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला और हमारे स्मार्ट क्रैश कोर्स में स्वागत है। जैसे कि हमने अभी तक एनवायरनमेंट की अपनी सीरीज में काफी डिटेल में हॉलिस्टिक तरीके से स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन को कवर किया है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक आखिरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स अ ग्रीन फ्यूचर एक्ट्स एंड पॉलिसीज। अब ध्यान से देखो, वी नो दैट क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वो हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए वी नीड कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो क्या हो, ग्रीन हो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर हो, ज्यादा से ज्यादा ट्री कवर हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हो। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया के क्या एक्ट्स एंड पॉलिसीज रहे हैं, आज हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट विल बी बेसिकली रिगार्डिंग ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉरेस्ट लॉज, रेड एंड रेड प्लस, इंडियाज रेड प्लस स्ट्रेटजी, रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम, कैंपा, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड आईएसएफआर। तो ध्यान से देखो, अगर आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए रिलेटेड टू जितने भी हमारे लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी चीजें हमारी फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, देन इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज हम उसी चीज को आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीन इंडिया मिशन की तरफ। जैसे कि लास्ट वीडियो में अगर हमने याद होगा, हमने डिस्कस किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2008 में आया था। उसके मैंने आपको 8 मिशन करवाए थे। उनमें से एक मिशन था ग्रीन इंडिया मिशन। उनमें से एक मिशन क्या था, ग्रीन इंडिया मिशन या नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। याद रखना, पेपर में यूपीएससी में 2016 में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है ग्रीन इंडिया मिशन के। तो पेपर में आपको हर तरीके से तैयार रहना है कि ये नहीं है कि ये लग रहा है कि मेंस का टॉपिक है तो हम इसे प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एनालिटिकल थ्योरी कुछ भी क्वेश्चन प्री में वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ग्रीन इंडिया मिशन था क्या, इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस लॉन्च्ड अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड, ये जो ग्रीन इंडिया का मिशन था ये हमारा लॉन्च होना था 2012 में अलोंग विद द 12th 5 ईयर प्लान। जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके साथ ही हमारा ग्रीन इंडिया मिशन इंट्रोड्यूस होना था। बट ओइंग टू कैबिनेट के डिसीजन के फैसले की डिले की वजह से, क्योंकि कैबिनेट का फैसला डिले हो गया, जिसकी वजह से ये मिशन फाइनली लॉन्च कब होता है, 2015 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन हमारा एक सबसे बड़ा मिशन है। अगर मैं एपेक्स मिशन की बात करूं, जो क्या प्रमोट करने की बात कर रहा है कि फॉरेस्ट कवर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो पेपर में आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, ग्रीन इंडिया मिशन। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो आपको बाय हार्ट रटे होने चाहिए। अगर ये आपको रटे हुए हैं तो पेपर में आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक एक करके देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला, इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड्स, कि हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है। सेकंड, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर्स। ध्यान से देखिए, पहले में क्या बोला जा रहा है कि हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, दूसरे में बोल रहे हैं कि जो अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर्स है उसमें हमें क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर को। थर्ड, इंप्रूव इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, प्रोविजनिंग ऑफ फ्यूल, फॉडर, टिम्बर। बेसिकली क्या है, एज वी नो कि इकोसिस्टम हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हम किस तरीके से और वो सर्विसेज हमें बेटर से ज्यादा बेटर मिले, उस चीज को इंप्रूव करने की बात कर रहा है क्या, ग्रीन इंडिया मिशन। अब ग्रीन इंडिया मिशन में अगर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्वालिटी इंक्रीज करो, उसका इंक्रीज करो फॉरेस्ट कवर, साथ के साथ उससे जो लाइवलीहुड जनरेट हो रहा है इनकम के थ्रू, उसको भी हमें इंक्रीज करना है। तो बेसिकली एक मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम। याद रखो, पेपर में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन और नॉट, तो आपको बोलना है यस इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। नेक्स्ट, enhance annual carbon dioxide sequestration by 50 to 60 million tons by 2020। अब सीधी सी बात है, हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्लाइमेट चेंज होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में एक्सेस में हो जाती है, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें चाहिए। तो बेस्ट सोर्स क्या है, लैंड के ऊपर उस फॉरेस्ट को, कार्बन को सीक्वेस्टर करने का बेस्ट सोर्स क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करें। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करके
जो हमारा पहला पॉइंट था कि फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करके एंड में हमें अचीव क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की सीक्वेस्ट्रेशन, जिसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हमारा कौन डिसाइड करने की बात कर रहा है, हमारा एपेक्स मिशन, जो कि क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन। क्लियर है जी इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। अब आपको याद होगा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने एक वॉल, ग्रीन वॉल, एक डेजर्टिफिकेशन एक टॉपिक करवाया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि अफ्रीका में एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई गई है जो बेसिकली डिजर्टिफिकेशन से फाइट कर रही है। किससे फाइट कर रही है, डिजर्टिफिकेशन से। डिजर्टिफिकेशन होती है कि एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इट डजंट मीन नेसेसरली कि हमारा डेजर्ट की एक्सपेंशन हो रही है, बट ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो लैंड एज अ रिसोर्स को खराब कर रही है, उसकी फर्टिलिटी को खराब कर रही है, उसकी डाइवर्सिटी को खराब कर रही है, दैट ऑल कम्स इन डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए, जैसे कि अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई गई, उसी लाइंस के ऊपर हमारा सेंटर भी एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे इंडिया में भी एक ग्रीन वॉल बनाई जाए। कहां पे, ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट होगी, इट विल रन फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत। कहां से रन करेगी, पोरबंदर टू पानीपत, और ये एंटायर अरावली रेंज जो है उसको कवर करने की कोशिश करेगी। बेसिकली ये ग्रीन वॉल हमारी, इट विल बी अ 14,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट। कितनी बड़ी होगी ये, 14,000 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर इसकी विड्थ होगी। और ये सेम लाइंस पे है जो कि चल कहां पे रही है, सेनेगल टू डिजुबिती, जो बेसिकली फाइट किसको कर रही है, क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन को। क्लियर है इतनी बात कि हमें डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ, जैसे कि अफ्रीका में बनी थी। इसकी लेंथ कितनी आपको पता होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी आपको पता होनी चाहिए, दूसरा, और ये कहां से कहां को रन करने की कोशिश कर रही है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, हम ये ग्रेट ग्रीन वॉल डिजर्टिफिकेशन किसकी रोक रहे हैं, बेसिकली ये जो ग्रीन वॉल है ये काम क्या करेगी, इट विल एक्ट एज अ बैरियर। किस चीज के लिए, जो भी डस्ट कहां से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, और थार डेजर्ट की एक्सटेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेजर्ट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा हमारी लैंड उतनी ज्यादा डिग्रेड होती जाएगी। तो अपनी लैंड को डिग्रेड कर होने से बचाने के लिए हम एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पे प्लांटेशंस कर सकें, एफॉरेस्टेशन कर सकें, ताकि हमारी ग्रीनरी प्रमोट हो सके और फॉरेस्ट की जो डिग्रेडेशन हुई है उसे हम इंप्रूव कर सकें। ये सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन के लिए अफ्रीका भी ये करने की कोशिश कर रहा है। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है, एक तो क्लाइमेट चेंज का हमारा पार्ट है कि हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है जो भी हो रहा है, साथ में हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है कि हमें लैंड को सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहा है। उसी गोल के अंडर हमें क्या करना है, 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है बाय 2030। जिस वजह से उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने क्या किया है, एक ग्रेट ग्रीन वॉल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान करने की बात कर रहे हैं। मेंस के अंदर आप ये पॉइंट्स लिखोगे, आपको बहुत मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर विल नो कि हाँ आपको पता है कि डिजर्टिफिकेशन के रिलेटेड इनके डाउट्स क्लियर हैं। क्लियर है जी एक बात। ग्रीन इंडिया मिशन क्या करने की बात कर रहा है, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया की बात क्या करने की बात कर रहा है। ध्यान से देखना, जितने भी यार टॉपिक्स हम करेंगे सबके सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन, ग्रीनरी, रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, या जो भी डिग्रेडेशन से एमिशंस बढ़ रही हैं उनको कम करने की बात कर रहे हैं। तभी आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टुवर्ड्स अ ग्रीन फ्यूचर। क्लियर है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया में एक ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 2018 में। एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 2018 में। ये एक फॉरेस्ट पॉलिसी पहले भी इंडिया में आ चुकी है, जैसे कि एक फेमस हुई है 1988 की, जिसके अंदर बेसिकली बोला गया था कि हमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को 33% तक लेके आना है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को कितना लेके आना है, 33%, जो उसकी मेजर हाईलाइट थी। अब जो बेसिकली हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट 2018 में आया है, उसके लिए वो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ा जो मेजर हम अगर बात करें इनिशिएटिव क्या है फॉरेस्ट को इंक्रीज करने का, एफॉरेस्टेशन बढ़ाने का, वो क्या है, ट्रिपल पी। क्या है, ट्रिपल पी फॉर एफॉरेस्टेशन। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ट्रिपल पी का मतलब क्या है, इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर एफॉरेस्टेशन इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज।
मतलब जो एरियाज डिग्रेड हो चुके हैं वहां पे हमें पब्लिक की मदद से, प्राइवेट लोगों की मदद से हमें एक पार्टिसिपेशन तैयार करनी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, इन जगह पे एफॉरेस्टेशन को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। क्लियर है जी? पेपर में डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे ये पॉइंट्स कि 10 के 10 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स हैं जो ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का पार्ट्स हैं। तो एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। वेरी सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे ही हम पढ़ेंगे आपको समझने भी शुरू होते रहेंगे। सेकेंड, अर्बन ग्रीन्स को प्रमोट करना है। हमें सेफगार्ड सिस्टम्स बनाने हैं जिससे कि हम इकोसिस्टम्स को फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्ट कर सकें। एक नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिशन बनाना है ताकि हम पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट करा सकें। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है जब मैं फॉरेस्टेशन की बात करता हूं, एफॉरेस्टेशन की बात करता हूं, कि लोकल कम्युनिटीज की कितनी इन्वॉल्वमेंट है उस एफॉरेस्टेशन को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि ये जो मिशंस हैं ये ग्रास रूट लेवल से ही इंप्लीमेंट होते हैं। इसके लिए बहुत सारे मिशंस चल रहे हैं, जैसे कि आगे मैं बताऊंगा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो उन्हीं लाइंस के ऊपर क्या कहने की बात कर रहे हैं, एक नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिशन बनाना चाहते हैं ताकि इस चीज को वो क्या कर सके, एक तरह से सिंक्रोनाइज कर सके और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को एक मिशन के अंदर वो अकोमोडेट कर सके। क्लियर है जी? नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरियाज for river regeneration and water recycling, economic valuation of forests, forest certification to provide premium on forest produce, integration of climate change concerns in forest management। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि फॉरेस्ट की जब मैनेजमेंट करनी है तो क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को हमें इनके अंदर इंटीग्रेट करना ही करना है। नेक्स्ट, प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट। तो ये 10 के 10 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हमने क्या पढ़ना है, ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 की। क्लियर है जी? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। बेसिकली रेड की फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, और उसी के साथ एक मिशन है कौन सा, रेड प्लस। अब रेड और रेड प्लस 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 में क्या फर्क है उसको समझने से पहले हम कोशिश करते हैं कि रेड प्लस है क्या। ध्यान से देखते हैं रेड प्लस क्या है। इट इज अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना था 1994 में, जो कि डायरेक्ट अर्थ समिट का एक रिजल्ट था। उन्हीं की पार्टीज ने मिलकर एक मैकेनिज्म डेवलप किया है रेड प्लस प्लस का। अब ये रेड प्लस प्लस का मैकेनिज्म क्या है, सीधा भाषा में समझाता हूं। रेड प्लस प्लस कहता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज अपनी इमिशंस को कम करती हैं, क्या करती हैं, इमिशंस को कम करती हैं, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होगी, लैंड की डिग्रेडेशन होगी तो इमिशंस बढ़ेंगी। तो उस चीज से कोई भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री अगर अपनी इमिशंस को कम करती है तब हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट करेंगे, एक पेमेंट सिस्टम तैयार करेंगे जिससे वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेगा, ताकि जैसे जैसे वो अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करते जाते हैं, एफॉरेस्टेशन करते जाते हैं, अपनी इमिशंस को डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन से कम करते जाते हैं, उसी हिसाब से उनको क्या मिलती रहेगी, पेमेंट्स मिलती रहेगी। ये हमारा मिशन है रेड प्लस का। रेड मिशन भी रेड प्लस का ही पार्ट है। अगर मैं रेड की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, रेड मिशन की, वो सिर्फ इतना था कि जो कि सिंपली डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तक लिमिटेड है, कि एमिशंस को कम करना है कहां से, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तक। बट जो रेड प्लस है वो इसके बियॉन्ड चला जाता है और उसमें इंक्लूड क्या हो जाता है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या किया, एमिशंस वाले पार्ट को रेड में भी ले आए, रेड प्लस में भी ले आए, पर रेड प्लस में हमने कुछ चीजें ऐड कर दी। क्या क्या, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी है और किस तरीके से फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक को इंक्रीज करना है। तो ये हमारा क्या है, रेड प्लस मिशन। एंड में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक तरह से हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि उनको अपने काम के लिए जो भी वो काम करेंगे एमिशन से कम करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन से, उसके थ्रू उनको क्या मिल सके, उसके लिए पेमेंट मिल सके। अब ध्यान से देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए दे हैव टू क्लियर अ लॉट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, ताकि अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकें, क्योंकि वो एरिया जब जो पहले फॉरेस्ट था अब नॉन फॉरेस्ट हो चुका है, तो बेसिकली फॉरेस्ट का कंटेंट उड़ चुका है, फॉरेस्ट का कार्बन स्टॉक उड़ चुका है, तो बेसिकली उससे क्या हो रहा है, एमिशंस बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा ना,
तभी तो वो जाके क्या करेंगे, अगर उन्होंने कोई जगह ऐसी है जहां पे इंडस्ट्री लगाई है फॉरेस्ट को कन्वर्ट करके, तो वो किसी और जगह पे क्या क्रिएट करेंगे, अलग से एफॉरेस्टेशन करेंगे, ताकि उनको क्या मिल सके, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल सके अंडर व्हाट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट रेड एंड रेड प्लस। क्लियर है जी इतनी बात? नेक्स्ट, इसी को देखते हुए, रेड प्लस मिशन को देखते हुए हमने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है जिसका नाम क्या है, इंडियाज रेड प्लस स्ट्रेटजी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रेड प्लस इज रिलेटेड टू ओनली रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नहीं, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है, उसमें क्या है, कंजर्वेशन भी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी है, इनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक भी है। दूसरी चीज, क्या इंडिया की कोई अपनी स्ट्रेटजी है रेड प्लस की? हाँ, इंडिया की अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्कुल है, जिसका नाम क्या है, इंडियाज रेड प्लस स्ट्रेटजी। वो बेसिकली किसके साथ कंप्लाई करेगी, जो यूएनएफसीसीसी ने बनाई है स्ट्रेटजी, किसके ऊपर, रेड प्लस प्लस के ऊपर। जैसे यूएनएफसीसीसी ने एक फैसला ले लिया रेड प्लस ने, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी बना दी रेड प्लस स्ट्रेटजी। जो इंडिया की स्ट्रेटजी है वो बेस किसके ऊपर होगी, वो बेस किसके ऊपर होगी कि हमें अपनी एमिशंस को कम करना है। एमिशंस को कम करने के लिए क्या करने हैं, पेड़ ही उगाने हैं। पेड़ उगाने के लिए कौन सा मिशन है, अभी मैंने बताया ग्रीन इंडिया मिशन है। कौन सा मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन है। और वो बेसिकली क्या करने की बात कर रहा है, हमारे जो एनडीसीज हैं, जिसमें हमने बोला था कि हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज करेंगे। अगर आपको याद हो, एनडीसीज जब मैंने करवाए थे तो 3 एनडीसीज कराए थे मेन। मिशन इंटेंसिटी को कम करना है जीडीपी से 30 से 35%, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को 40% तक लेके आना है, और 2 से 5 से 3 बिलियन टन का हमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का स्टॉक बनाना है। तो वो सब चीजें हमारी क्या है, एमिशंस को कम कर रही हैं, किससे, डिफॉरेस्टेशन से। और वो क्या है, हमारी इंडिया की रेड प्लस प्लस स्ट्रेटजी। क्लियर है जी? तो इंडिया अपनी रेड प्लस स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है एनएपीसीसी के ग्रीन इंडिया मिशन से और एनडीसीज टू यूएनएफसीसीसी। क्लियर है जी इतनी बात? और जो हमारी ये स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले टाइम में, कि स्ट्रेटजी प्रिपेयर किसने की है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून। क्लियर है जी इतनी बात, कि रेड और रेड प्लस प्लस में से आपको क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, कि स्ट्रेटजी प्रिपेयर किसने की है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून। क्लियर है जी? नेक्स्ट, रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। अब हमें पता है कि एक रेड मिशन है, एक रेड प्लस मिशन है, एक इंडिया की रेड प्लस स्ट्रेटजी है। अब उसी के बेस के ऊपर इंडिया में आईसीएफआरई ने और आईसीआईएमओडी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 2016 में, जहां पे बेसिकली उन्होंने क्या किया कि हमें जो जो चीजें हिमालयन स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कर रही हैं, उनको एड्रेस करना है। बेसिकली हिमालयन इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है, उधर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है विदाउट एक्नॉलेजिंग कि किस तरीके से वो हैम्पर कर रही है क्लाइमेट चेंज को। तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या है, एक है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया मिशन 2016 में कि हमें ड्राइवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को एड्रेस करना है। अभी उसके रिलेटेड जो रिसेंट बात आई है कि वो प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जुलाई 2020। क्लियर है जी इतनी बात? तो आप, ये था हमारा ऑल अबाउट रेड प्लस, रेड मिशन, रेड प्लस प्लस यूएनएफसीसीसी का पार्ट है। इंडिया ने भी एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, और रेड प्लस प्लस का एक हिमालयन प्रोग्राम भी चल रहा है, जो बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कर रही हैं, आईसीएफआरई और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। क्लियर है जी? नेक्स्ट, कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अभी मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूं कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है, कोई भी ऐसा कोई काम होता है जिससे ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, तो हम फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हैं। जब फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हैं किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो एनवायरमेंट को कितना नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कार्बन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, वहां की इकोलॉजी को नुकसान होगा, वहां पे ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वहां से डिस्प्लेस होंगे, उनको नुकसान होगा, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक ऑर्डर निकाला, कह रहे कि हम एक फंड क्रिएट कर रहे हैं और एक प्लानिंग अथॉरिटी बनाएंगे आने वाले टाइम में। फंड का नाम रख दिया कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, और अथॉरिटी का नाम क्या रख दिया, कैंपा। बट कुछ हो नहीं पाया, तो उन्होंने क्या किया, 2016 में 6 में एक एडहॉक कैंपा फंड बना दिया। क्या बना दिया? एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया एडहॉक बेसिस पे, किसके लिए? ताकि वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड को मैनेज कर सके।
सीधी सी बात है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाना है, उसके लिए कैंपा अथॉरिटी बनाई जाएगी, बट कैंपा अथॉरिटी उस टाइम पे बन नहीं पाई, तो एक एडहॉक कैंपा अथॉरिटी उन्होंने बना दी ताकि फंड को मैनेज कर सके। उसी को मद्देनजर रखते हुए 2016 में एक एक्ट पास कर दिया गया जिसका नाम क्या पड़ा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट इन 2016 या कैंपा एक्ट इन 2016, जिसके रूल्स नोटिफाई कब हुए, 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपा के जो रूल्स थे कब नोटिफाई हुए थे, 2018 में। आए कब थे, 2016 में। 2006 में क्या आई थी, एडहॉक कैंपा आई थी, और डिसीजन कब लिया गया था, 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं कि कैंपा के बारे में पहली बार बात 2001 में, एडहॉक कैंपा 2006 में, एक्ट कब बना 2016 में, रूल्स कब नोटिफाई हुए 2018 में। अब इन्होंने क्या कहा है कैंपा एक्ट के अंदर, क्या कि एक नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया जाएगा और एक स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया जाएगा। जो नेशनल फंड बनाया जाएगा वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर होगा, जो स्टेट का फंड होगा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वो पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट के अंदर होगा। अब फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पब्लिक अकाउंट कौन से आर्टिकल के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है जितनी बात। तो अब बेसिकली क्या है, दो फंड्स बनाए जा रहे हैं अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये फंड को पेमेंट कहां से मिलेगी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए। अब जितना भी पैसा आएगा, नेशनल फंड को कितना रिसीव होएगा, 10%, और स्टेट को कितना रिसीव होएगा, 90%। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल फंड को कितना रिसीव होएगा, 10%, और स्टेट को कितना रिसीव होएगा, रिमेनिंग 90%। सो दिस इज अबाउट अ लिटिल, हम कह सकते हैं कैंपा क्या करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी अगर उसको कर रहा है, उस डाइवर्ट कर रहा है लैंड को, तो उसके लिए उसे भरपाई करनी पड़ेगी, और भरपाई का पैसा कहां पे जाएगा, कैंपा फंड के अंदर जाएगा। पैसा कहां पे जाएगा, कैंपा फंड के अंदर जाएगा, जहां पे दो कैंपा फंड बना दिए गए हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। नेशनल फंड को 10% ही मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, 90%। जो भी कंपनी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रही है उसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी ही पड़ेगी। क्लियर है जी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एक नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। कोई भी यूजर जो डाइवर्ट कर रहा है फॉरेस्ट लैंड को, उसको प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट रखनी ही पड़ेगी। 90% पेमेंट कहां पे जाएगी, स्टेट को, 10% कहां पे जाएगी, नेशनल फंड को, अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। फंड का यूज किस लिए किया जाएगा, एफॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई भी एक्टिविटीज जो हमारी ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट कर रही हैं उसके लिए कंपा फंड को यूज किया जाएगा। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा फंड है जो बेसिकली मैनेज कर रहा है इन सारी चीजों को अगर कोई भी लैंड डाइवर्ट करी जाती है। आपको एक सिचुएशन बेस्ड भी बोल सकते हैं कि आप एक कंपनी के बहुत बड़े ओनर हो, आपने उस तरीके से एक फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है, तो आपका जो पैसा है वो कहां पे जाएगा, आपको पेमेंट कहां पे करनी है, आपको पेमेंट कहां पे करनी पड़ेगी, नेशनल कैंपा फंड के अंदर। वो बाकी आगे है कि पैसा कैसे जाएगा, 90% जाएगा और उधर कितना जाएगा, 10% जाएगा नेशनल में, 90% कहां पे जाएगा, स्टेट फंड के अंदर। क्लियर है जी। नेक्स्ट, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम 2000 में लॉन्च हुआ था। अगर मैं एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सबसे ज्यादा जुड़ी क्या होती है, विलेज लेवल पे कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन। तो हमारी पॉलिसी आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसने बोला फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को 33% इंक्रीज करना है। उन्हीं के साथ उन्होंने बोला था इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होंगे, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या होएगा, कंसेप्ट आया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जहां पे कम्युनिटी विलेज लेवल पार्टिसिपेशन करवाई जाएगी लोगों की, ताकि फॉरेस्ट को मैनेज कर सके। तो नेशनल एफॉरेस्टेशन का जो कोर है वो यही है, क्या, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ध्यान से देखते हैं एनएपी है क्या। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन किस काम के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, नेशनल फॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की। एज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट बोथ इन फिजिकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टर्म्स। किनको प्रोवाइड करती है सपोर्ट, बेसिकली ये जो हमारा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, सपोर्ट प्रोवाइड किसको करता है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हैं, जो बेसिकली मेन ऑर्गन्स किसकी तरफ हैं, किनको हेल्प करते हैं, जेएफएम को, जो कि कहां पे काम करते हैं, विलेज लेवल पे। तो ध्यान से याद रखना, इसका 3 टियर सेटअप है जो आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। एक स्टेट लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और एक विलेज लेवल पे है। विलेज लेवल पे क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। और मेन काम एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम का क्या है कि हमें इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करनी है किसकी, डिग्रेडेड फॉरेस्ट की।
ताकि हम क्या कर सकें, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें, लाइवलीहुड इंक्रीज कर सकें, लोगों की जो इनकम है वहां से जनरेट करवा सकें, जो वहां की क्या है, फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, स्पेशली द पुअर। क्लियर है इतनी बात? अब बेसिकली जो ये प्रोग्राम है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो बेसिकली शेयरिंग होगी किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 60:40 का रेशियो है शेयरिंग का, बट अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात करूं तो क्या है शेयरिंग पैटर्न, 90:10। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में काम क्या है, बेसिकली हमें फॉरेस्ट ग्रो करनी है। कैसे ग्रो कर रहे हैं, एक 3 टियर सेटअप से, कि स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है एंड विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने का काम कर रही हैं, जिससे कि लोगों का लाइवलीहुड मेंटेन रह सके। और जो बेसिकली ये स्कीम है, इसके लिए जो पैसा आएगा, सेंटर 60% कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टेट कितने कर रही है, 40%, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए 90:10। देख सकते हैं आप, इसका 3 टियर सेटअप है। स्टेट लेवल पे है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक प्लान प्रिपेयर करके देगी। उस प्लान को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी को, जो फॉरेस्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे काम करेगी। और विलेज लेवल पे काम कौन कर रही है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, जो बेसिकली मेजर कोर हैं किसके रिलेटेड, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है जी, ISFR कहते हैं उसे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल बाद आती है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, पहली बात तो ये कब फाउंड किया गया था, 1981 के अंदर। पेपर में बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये कब फाउंड हुई थी, 1981 में। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, असेसमेंट करने का एंड मॉनिटरिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो बेसिकली काम क्या है, सर्वे का काम करना है इसने। बेसिकली क्या काम करना है, सर्वे का काम करना है, और इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है उसे असेस करने का काम करना है। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आती है, सर्वे के किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। अब ध्यान से याद रखना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, 33% कह रही है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को 33% तक लेके आना है। अब उसमें फॉरेस्ट क्या है, किसको हम फॉरेस्ट मानते हैं, वो क्लासिफाई कौन कर रहा है, जिसके थ्रू मेजर किया जाता है, वो करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो हम कहते हैं 33% फॉरेस्ट कवर को करना है, वो बता कौन रहा है हमें, वो बता रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बता रहा है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, जो पब्लिश किसमें होगी फिर, ISFR के अंदर, के मेरा फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर कोडिंग के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है। कैसे, अगर तो कैनपी डेंसिटी 70% से ऊपर है, हर ऑल लैंड्स विद ट्री कवर हैविंग कैनपी डेंसिटी ऑफ 70% से ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसकी कैनपी डेंसिटी कितनी है, 70% से ऊपर। ये क्लासिफिकेशन कौन कर रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ कितनी कैनपी डेंसिटी है। अगर कैनपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच में है, देन इट इज अ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। अगर 10 से 40% के बीच में है तो वो क्या है, ओपन फॉरेस्ट। अगर 10% से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रब्स। क्या कहते हैं, स्क्रब्स। और कोई भी एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन फॉरेस्ट। क्या बोल देते हैं, नॉन फॉरेस्ट। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है 4 बेसिस पे है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, कैनपी डेंसिटी 70% से ऊपर, 40 to 70% के बीच में मॉडरेट डेंस, 10 और 40 के बीच में ओपन फॉरेस्ट, लेस देन 10 स्क्रब्स। अब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि हमारा फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है, उसमें वो कौन से फॉरेस्ट देखता है, पहले 3 सिर्फ, जिनमें कैनपी डेंसिटी कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 10% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 10% से नीचे है किसी भी एरिया में कैनपी डेंसिटी, उसको हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात किसकी कर रहा हूं, ISFR की रिपोर्ट जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है, उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट की अकॉर्डिंग टू कैनपी डेंसिटी, और किसको हम कंसीडर करते हैं जब हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देख सकते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसे पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। हर 2 साल में ये एक बार रिपोर्ट आती है। और अब स्टार्टिंग विद 1987 अभी तक 16 असेसमेंट्स आ चुकी हैं, और जो लेटेस्ट थी वो 16वीं असेसमेंट थी, कौन सी, ISFR 2019। क्लियर है जी इतनी बात। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है हमारा, वो कितना है, 24.56। 2017 की रिपोर्ट से ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। पहले 24.39% था, अब कितना हो चुका है, 24.56% हो चुका है।
तो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, पर जितना हमें अचीव करना है अभी वहां पे हम नहीं पहुंचे हैं। उन्हीं सब के लिए बाकी जितने मिशंस बताए हैं वही हैं। ठीक है जी, इतनी बात। दूसरी चीज, जो लार्जेस्ट एरियाज कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी रिपोर्ट से। हम यहां पे थोड़ा लिमिटेड डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़नी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और कंपेयर कर सकते हैं 2017 की रिपोर्ट के साथ, और उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के लिए। अभी हम यहां पे इतना बता रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दे रहा है 24.39 से लास्ट ईयर से 24.56 हो चुकी है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। और कौन सी 3 स्टेट्स हैं जिसने सबसे ज्यादा एरिया इंक्रीज किया है फॉरेस्ट में? ध्यान से देखो, ये अलग चीज है, एरिया इंक्रीज करना और ज्यादा एरिया किसके अंदर है। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा कर्नाटका ने इंक्रीज किया है, फिर आंध्र प्रदेश ने इंक्रीज किया है, और फिर किसने इंक्रीज किया है? केरला ने इंक्रीज किया है। क्लियर है जी, इतनी बात। तो ये था हमारा टॉपिक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे प्रिपेयर कौन कर रहा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया टुवर्ड्स अ ग्रीन फ्यूचर की तरफ क्या क्या हमारे मिशंस चल रहे हैं और किस तरीके से हम अपने देश के अंदर डिफॉरेस्टेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे एक्ट्स हैं, कुछ हमारी पॉलिसीज हैं, कुछ हम डिसीजंस ले रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे, और कुछ हमारी सर्वेज हैं जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारी स्मार्ट क्रैश कोर्स की इन्वायरमेंट की वीडियोस में। हमने डिटेल में अपने लेक्चर्स को डिस्कस किया है, जितने भी टॉपिक्स थे हमने कोशिश की है कि हम उसे अच्छे तरीके से कवर कर सकें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए जब भी होगा। जैसे कि अभी डिले हो चुका है, बट आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, उसे कंटिन्यू कीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक यू।